हाँ जी, so good evening once again. Welcome back. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं. So consider the following statements. An ephemeral stream is one which has a base flow contribution. Okay, ये सही है क्या? तो गलत है. पेरेनियल में बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें जीरो होता है. Okay, तो हमारे चैनल पे हमारा स्वागत है. चलिए. Now, flow characteristics of a stream depend upon rainfall and catchment characteristics and also the climatic factors which influence evapotranspiration. दूसरा सही है. तीसरा है सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग रन ऑफ फ्रॉम रेनफॉल. ठीक है. तो जैसे देखो अभी हमने जो अभी पहला सेशन हमारा था, तो तीसरा गलत है. ठीक है, तीसरा गलत है और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा कि डी. तीसरा इसलिए गलत है बिकॉज सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, रन ऑफ फाइंड आउट नहीं करते हैं. आपको जो मैंने फ्लो डायग्राम बताया था ना, जिसमें क्वेश्चन था कि अगर डिमांड और सप्लाई वाला, याद है डिमांड और सप्लाई वाला, तो ये सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम जो होता है उसी के आगे का स्टेप है. इससे क्या होता है, रिजर्वायर की स्टोरेज कैपेसिटी फाइंड आउट की जाती है. क्या फाइंड आउट की जाती है? स्टोरेज कैपेसिटी. तो सीक्वेंट पीक मतलब क्या हो जाता है कि डिमांड और सप्लाई. तो जैसे अभी वहां पर किसने क्वेश्चन पूछा था, शायद वीटो ने पूछा था कि अगर सर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पीक फॉर्मेशन होंगी, जिससे क्या होगा, आप स्टोरेज कैपेसिटी बता सकते हो. ठीक है, तो एस से सीक्वेंट और एस से स्टोरेज कैपेसिटी. ठीक है, तो सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम से हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं, ना कि रन ऑफ. हाँ जी, बताइए, कहिए. कुछ कहना है, बोलिए बोलिए. थर्ड जो है वो 100% गलत है. ठीक है, क्योंकि सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम को हम लोग फ्लो फ्लो डायग्राम के साथ ही पढ़ते हैं. ठीक है, मास कर्व के साथ, जहाँ हमने स्टोरेज कैपेसिटी. तो बेसिकली जो कर्व बनाया था मैंने उस समय, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ही फाइंड आउट कर लेते हैं. गुड मॉर्निंग. बुक में आंसर दिया है तो गलत दिया है. ठीक है, बुक में आंसर जो दिया है तो गलत दिया है. थर्ड इसका गलत है. तो एक सेकंड वेट कर लीजिएगा, मैं आपको इसका कंफर्म करके. हाँ जी. तो जो वो आपको बताया था, उसने बताया था फ्लो मास कर्व. फ्लो मास कर्व. तो सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम क्या होता है, व्हेन द एनालिसिस इन्वॉल्व्स लेंथी सिंथेटिक डेटा, अ कंप्यूटर इज यूज्ड and a sequent peak algorithm is commonly used with the help of a computer. Values of the cumulative sum of inflow minus withdrawals, taking into account the precipitation
evaporation, seepage, water rights of the downstream users, etc. are calculated. The first peak and the next following peak, which is greater than the first peak, that is a sequent peak, are identified. The maximum difference between the sequent peak and the lowest trough during the period under study is taken as required storage capacity of the reservoir. ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने पढ़कर बता दिया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं बता ही देता हूँ। तो इस तरीके का आपका इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इधर इधर हम लोग क्या बना लेते हैं, टाइम बना लेते हैं इसमें, और इधर जो होता है वो होता है सिग्मा इनफ्लो सिग्मा इनफ्लो माइनस डिमांड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इधर क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या है, इनफ्लो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो निगेटिव मिलेगा। फिर आपका कभी क्या हो जाएगा कि आपका जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा। फिर कभी मान लो फिर इस तरीके से हो गया, फिर मान लीजिए इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगी, सीक्वेंटली इस तरीके से पीक्स मिलती जाएंगी। ठीक है भाई, तो इसमें जो मैक्सिमम स्टोरेज होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम स्टोरेज जो हमें मिलती है ये मैक्सिमम पीक एंड मैक्सिमम ट्रफ, ये जो होता है दिस क्वांटिटीज मैक्सिमम स्टोरेज, ये हमारे पास मैक्सिमम स्टोरेज होती है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो वो ये सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम वाले से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। स्ट्रीम फ्लो इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्ट्रीम फ्लो इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is plotted as ordinate and percent of time as abscissa. ठीक है, then a cumulative value of stream flow is plotted against time for whole period of, जहां क्यूमुलेटिव आ जाए तो समझ जाना मास कर्व है, जहां क्यूमुलेटिव आ जाए तो वहां याद रखना मास कर्व है, अभी पहले सेशन में बताया था। तो बी जो है वो आपका 1 से मैच करेगा, तो बी जैसे ही 1 से मैच करेगा डी आपका 3 से मैच कर जाएगा। तो डी प्लॉट ऑफ फ्लो इन अ स्ट्रीम अगेंस्ट टाइम एट स्पेसिफिक इंटरवल, ये तो वैसे भी हाइड्रोग्राफ करने हैं। नाउ प्लॉट ऑफ अवेलेबल पावर अगेंस्ट परसेंट ऑफ टाइम, तो ये तो पावर ड्यूरेशन कर्व ही होगा, तो सी किससे मैच करेगा, 4 से मैच करेगा। तो आंसर आपका क्या आ गया, सी आ गया। अब बचा आपका पहला ऑप्शन, स्ट्रीम फ्लो इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज प्लॉटेड एज ऑर्डिनेट एंड परसेंट ऑफ टाइम एज एब्सिसा, ये होता है आपका फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व में क्या होता है, ये रिलायबल फ्लो फाइंड आउट करने के लिए भी यूज होता है। तो इस डायग्राम इस कर्व से हमें ये मालूम चल जाता है कि इतने परसेंट टाइम में डिस्चार्ज जो है वो इस मिनिमम वैल्यू से तो ज़्यादा ही रहेगा या उसके बराबर रहेगा, उससे कम डिस्चार्ज नहीं आएगा, उससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे कम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, पहला फ्लो ड्यूरेशन कर्व ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व, इसी का नाम ये भी है डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व, कभी आगे आ जाए। इट इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रीम फ्लो क्यू एंड परसेंट ऑफ टाइम द फ्लो इज इक्वल और एक्सीडेड, कितने परसेंट टाइम में, जितना भी टाइम आप कंसिडर कर रहे हो
उतने टाइम में डिस्चार्ज, रिवर में डिस्चार्ज इतना या इससे ज़्यादा रहा है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पावर प्लांट वगैरह होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, गारंटीड डिस्चार्ज होता है, ये हमने पढ़ा है। इट इज़ यूज टू स्टडी द वेरिएबिलिटी ऑफ स्ट्रीम फ्लो ओवर अ वाटर एरिया। दूसरा मास कर्व क्या होता है, तो मास कर्व इज ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ एनी हाइड्रोलॉजिक क्वांटिटी। ये प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ये डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर क्यूमुलेटिव वैल्यूज को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास कर्व बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोड्स, लॉन, रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इनका एरिया दे रखा है 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 50-20। रन ऑफ कॉफिशिएंट दे रखा है, रोड्स का 0.7 है, लॉन का 0.1 है, रेजिडेंशियल एरिया का 0.3 है, इंडस्ट्रियल का 0.80 है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट? हाँ, फ्लो ड्यूरेशन और डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है, बोथ आर सेम। परसेंट में कन्वर्ट कर दिया ना एक तरीके से हाँ, तो यही हो गया। तो क्या कर देंगे इसको, C1A1 प्लस C2A2 प्लस C3A3, सिंपल सा वेटेड वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो जो आपका इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा, अगर मैं कोफिशिएंट को C से रिप्रेजेंट कर दूं तो C इक्विवेलेंट क्या रहेगा, C1A1 प्लस C2A2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ गया है सभी का, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A catchment consists of 30% area with runoff coefficient 0.4 with the remaining 70% area with runoff coefficient 0.6। The equivalent अगेन ये भी क्या रहेगा, C1A1 प्लस C2A2 अपॉन A1 प्लस A2 लगा दोगे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आंसर आपका 0.54 आ जाएगा, नो नीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Consider the following situation in a flow mass curve study when demand line drawn from a ridge in the mass curve does not intersect। सेम रिपीटेड क्वेश्चन। देखो ये ईएससी में सेम क्वेश्चन तीसरी बार पूछा गया है ये। द डिमांड कैन नॉट बी मेट बाय द इनफ्लो एज द रिजर्वायर विल नॉट रिफिल। ठीक है भैया, तो आंसर बी हो गया अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। An urban area is located in plains having average climatic conditions. The impervious area thereof for which drainage must be provided is 3.6 hectare and the design rainfall intensity 2.0 centimeter per hour. The drains will be designed for a runoff of। runoff कितना रहेगा आपके पास, CIA होता है। अब एरिया आपका क्या दे रखा है, इम्परवियस। इम्परवियस होगा तो रन ऑफ कोफिशिएंट आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इम्परवियस में सारा का सारा रेनफॉल जो है वो रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 1। आई इंटेंसिटी दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर आवर, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और एरिया आपका दे रखा है 3.6 हेक्टेयर, तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा अपॉन आवर, तो एक आवर में कितने 3600 सेकेंड। वैसे इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा, बट मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये 3.6 तो दे रखा है उसने, इस वजह से। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, यूनिट से कर दो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, बनाना चाहो तो। क्या बनाना चाहो तो। हाँ, तो फॉर्मूला याद करने के चक्कर में मत पड़ो, ये सबसे बढ़िया, फटाफट हो जाएगा। ठीक। हाँ, यूनिट से तो कर ही रहे। डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या होता है, अगर आप बनाना चाहो तो
डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर आप लगाओगे CIA। अब इसमें C तो कांस्टेंट है, जो इंटेंसिटी होती है वो आपके पास सेंटीमीटर पर आवर में होती है। तो इंटेंसिटी जब सेंटीमीटर पर आवर में होती है तो इसको आप क्या करोगे, 10⁻⁻² पहले से ही आ जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और एरिया का हेक्टेयर में रखते हैं इसमें, तो इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में रखी जाएगी और एरिया हेक्टेयर में रखा जाएगा। तो 10⁻⁴ से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 3600 पहले से ही हो जाएगा। तो टाइम आपका, ठीक है, और इसको I/A से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से बन सकता है। ठीक है, चलो छोड़ो, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए याद नहीं कर रखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Steep rise in the flow mass curve during a certain period indicates. Steep rise in the flow mass curve during a certain period indicates. तो आपको अभी जब फ्लो मास कर्व बताया था ये वाला, तो आपको उस समय, तो आपको जैसे उस समय बताया था कि जब यहाँ पर ये स्लोप ज़्यादा है, स्टीप राइज मतलब ये स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा होने का मतलब डिस्चार्ज ज़्यादा है। तो वो डिस्चार्ज कैसे आएगा, वो डिस्चार्ज आएगा जब फ्लैश फ्लड्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, सडनली जो है वो फ्लैश फ्लड मतलब बहुत तेजी से पानी आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इससे आपका पास क्या देगा, फ्लो मास कर्व में स्टीप राइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डेज इन अ कैचमेंट वाज 2, 7, 8, 4 and 3 centimeter. If the phi index for the storm is 3 centimeter per day, the total direct runoff volume generated from a 195 kilometer square catchment is. ठीक है भैया, तो 3 सेंटीमीटर की वजह से ना तो आपको इस 2 से कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ना आपको इधर इस 3 से मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 4 5 9 और 1 10, 10 मिले, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर आपको मिल रहा है, और रन ऑफ और एरिया कितना है 195 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻6 मीटर क्यूब। तो 19.5 मेगा मीटर क्यूब। आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the best estimate of runoff represented by 57 mm of runoff depth from a basin area of 3300 kilometer square is nearly. इस क्वेश्चन को कीजिए ना। The best estimate of runoff represented by 57 mm. तो 57 mm मतलब 57 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, और एरिया कितना है आपके पास 3300 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये तो मीटर क्यूब आ गया, ये तो क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। लेकिन हमें किस में बताना है, क्यूमेक डेज में बताना है। एक काम करो, इसको एक दिन से डिवाइड कर दो और एक दिन से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा 57 इंटू 10⁻³ इंटू 3300 इंटू 10⁻6 अपॉन 86400। तो ये क्या बन गया, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या बन गया, मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि क्यूमैक, और ये क्या है, दिन, डे। तो ये बन गया आपके पास क्यूमैक डे।
यानी कि इतने मीटर क्यूब पर सेकंड से एक दिन में, इतने मीटर क्यूब पर सेकंड से एक दिन में आपको कितना रन ऑफ मिलेगा, इतना मिलेगा। कितना आ रहा है आंसर, 2177। ठीक है, तो सी इज द आंसर। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4 hour rainfall in a catchment of 250 kilometer square produces rainfall depth of 6.2 centimeter and 5 centimeter in successive 2 hour unit periods. Assuming the phi index of the soil to be 1.2 centimeter per hour, the runoff volume will be. तो डी आंसर आ गया सभी का, वेरी गुड। तो देखो 6.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 4 आवर में हो रही है, क्या 4 आवर में। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो भी वैल्यू 1.2 से ज़्यादा आएगी, इसको 4 से डिवाइड करोगे 1.25, वो भी आपकी वैल्यू 1.2 से ज़्यादा है। मतलब यहाँ से भी रन ऑफ मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। तो 6.2 प्लस 5, तो 6.2 प्लस 5 इन दोनों को ऐड कर दो और माइनस आप क्या कर दो, 2 इंटू 1.2 इसमें से माइनस कर दो, इतना आपका रन ऑफ मिल जाएगा सेंटीमीटर। इसका 1 क्योंकि पर आवर में है तो 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। और एरिया कितना है आपका, 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। हेक्टेयर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻4 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस फालतू में आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ नहीं। आंसर आपका सभी का डी आ गया होगा। क्लियर है ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, surface runoff represents the total water flowing in surface channels after the rainfall obtained after deduction from rainfall water what has infiltrated and or evaporated from the total rainfall excluding the base flow in surface channels after the rainfall flown or flowing through all channels over a specified period of time। आंसर क्या होगा, बी। सरफेस रन ऑफ क्या होता है, जो भी रेनफॉल होता है उसमें से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह माइनस करने के बाद जो बचता है वो आपका सरफेस रन ऑफ होता है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन इंटेंसिटी ओवर 54 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज 50 मिलीमीटर पर आवर। तो आपको एरिया दिया है और आपको इंटेंसिटी दी हुई है। कह रहा है 30% ऑफ एरिया कंजिस्ट ऑफ रूफ सरफेस विद रन ऑफ कोफिशिएंट इतना, 30% इज ओपन फील्ड विद रन ऑफ कोफिशिएंट इतना, रिमेनिंग 40% रोड नेटवर्क विद रन ऑफ कोफिशिएंट इतना, द स्टॉर्म वाटर फ्लो विल बी नियरली। ठीक है, क्यू बराबर क्या लगाएंगे, अगेन आप सी आई ए ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 30% एरिया का रन ऑफ कोफिशिएंट कितना है, 0.9। तो 30% यानी कि 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बाद में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं। फिर 30% एरिया जो है, 30% एरिया यानी कि 0.3 एरिया का जो कोफिशिएंट है वो आपका कितना है, 0.2 है। और रिमेनिंग 40% जो है वो रेड रोड है, तो 0.4 इंटू 0.4। तो ये आपके पास सीधे सीधे क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, ये आपके पास कोफिशिएंट आ गया। अब इस वैल्यू में आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, इंटेंसिटी, वो कितनी दे रखी है आपको, 50 mm पर आवर। तो 50 इंटू 10⁻³
फिर एरिया कितना दे रखा है आपको 54 हेक्टेयर, और अपॉन क्या कर देंगे 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है भाई। कितना आ रहा है आंसर 3.675 यानी कि 3.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप एरिया मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, स्लोप एरिया मेथड हम कहाँ यूज करते हैं? तो स्लोप एरिया मेथड हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क्स, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक, जैसे Q इज इक्वल्स टू आप चेजी फार्मूला या मैनिंग फार्मूला यूज करते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू ए सी अंडर रूट एम आई, या Q बराबर A अपॉन एन 1 अपॉन एन इंटू ए इंटू एम की पावर 2/3 इंटू आई की पावर हाफ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास एरिया हो गया, और ये आई क्या होता था स्लोप, और स्लोप कौन सा एनर्जी लाइन का स्लोप, जिसको हम लोग हेड लॉस अपॉन एल भी लिख सकते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये बेसिकली यहीं से इसको नाम दिया गया है स्लोप एरिया मेथड, स्लोप एरिया मेथड, ठीक है। तो स्लोप एरिया मेथड इज यूज्ड फॉर फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क, ठीक है। क्योंकि जब फ्लड आती है तो वाटर वाटर लेवल क्या हो जाता है राइज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of large rivers, a number of equidistant vertical sections of the total width of flow are identified. For the purpose of finding by numerical integration the total discharge on any day on each section, the mean velocity is taken as the arithmetic average of two typical depths on that section. पूरी राम कहानी रख दी। Then the mean velocity is worked out for that section. Usually, the mean velocity of any section corresponds to which one of the following? We represent the point velocity at the given section and depth such as 0.1. The type of river define नहीं किया है कि शैलो है, डीप है, क्या है, मॉडरेट डीप है, तो आप मॉडरेट डीप के लिए मानकर चलोगे तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 0.2d प्लस 0.8d अपॉन 2। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ना सीधे, तो ये फॉर्मूले होते हैं आपके पास। इन मॉडरेटली डीप स्ट्रीम द वेलोसिटी इज 0.2d पर कैलकुलेट करते हैं, 0.8 पर फाइंड आउट करते हैं करंट मीटर की हेल्प से, और दोनों का एवरेज ले लेते हैं। शैलो के लिए 0.6 ले लेते हैं, फ्लड फ्लो के लिए k इंटू वी एस आ जाता है, k की वैल्यू 0.85 से 0.95। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज बाकी जितने भी ऑप्शन थे वो फर्जी थे। ये ऑप्शन फर्जी कहीं यूज नहीं होता अगर आपको सारे फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं होता, और 0.6 वाला है नहीं, है ना, वो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पानी पी ले, आप लोग क्वेश्चन कीजिए। तो कुछ बोल रहे हैं सी, कुछ लोग बोल रहे हैं डी, तो ध्यान दीजिएगा। लोकेशन, स्टेबिलिटी, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लान फॉर्म, ठीक है भैया, ओके। तो सबसे पहले देखो ए तो 3 से मैच करेगा, टाइडल लोकेशन के हिसाब से, पेरेनियल, डिग्रेडिंग, ब्रेडेड अभी बताऊंगा क्या है। तो टाइडल जो है वो लोकेशन है, माउंटेन रीजन में है, ठीक है, फ्लड प्लेन में है, डेल्टा में है, टाइडल कहाँ है, तो ए जो मैच करेगा वो 3 से। जब ए मैच करेगा 3 से तो ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए।
अब जैसे ही ए 3 से मैच करेगा, डी आपका 4 से मैच करेगा। तो ए मैच कर गया 3 और डी मैच कर गया आपका 4 से। तो ये ब्रेडेड फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता तो ये तो आपका कंफ्यूजन नहीं खत्म हो गया। अब बच्चा, सॉरी ए को उड़ा दिया मैंने। क्या करता हूँ, ए लोकेशन के बेसिस पर ए आपका कंफर्म हो गया 3 से और आपका डी कंफर्म हो गया, ये दो कंफर्म हो गए। अब स्टेबिलिटी के बेसिस पर तो एग्रेडिंग या डिग्रेडिंग, डिग्रेडिंग में क्या होता है, जो रिवर का बेड लेवल होता है वो डाउन जा रहा होता है तो डिग्रेडिंग, जैसे सिल्टिंग होती है ना उसी तरीके से। और रिवर का बेड लेवल बढ़ रहा होता है, जब स्पीड कम हो, वेलोसिटी कम हो जाती है तो जो सैंड होती है वो बॉटम में बैठने लगती है, तो रिवर लेवल जो है वो, नदी एक तरीके से सूखने लगती है, वो एग्रेडिंग होती है। और जब रिवर का बेड लेवल डाउन जाता है तो उसको डिग्रेडिंग बोलते हैं। तो ये स्टेबिलिटी बताता है। तो बी किससे मैच करेगा, आपका 2 से मैच करेगा। तो आंसर आपका आ गया ये। फिर वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज, इसके बेसिस पर आपको मालूम है पेरेनियल, एफेमरल जो था वो सारा क्या था, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज के बेसिस पर था, है ना। तो सी आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है भैया, तो पेरेनियल नॉन पेरेनियल वो ये सब होता, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है। हाँ मेंडरिंग भी आपका वही आएगा। हाँ एग्रेडिंग मतलब सिल्टिंग, बिल्कुल। अब ये ब्रेडेड टर्म जो है इसका क्या मतलब होता है, ये वाली टर्म का क्या मतलब है। तो जब कोई रिवर बहुत, जब कोई रिवर क्या छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट होकर फ्लो करने लगती है, जब कोई रिवर एक ही जगह पर बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट होकर फ्लो करने लगती है इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रीम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडेड। ठीक है, समझ गए बात को, ये इसका मतलब हो गया। तो ये प्लान फॉर्म हो गया, मतलब प्लान मतलब टॉप व्यू से आप देखोगे तो रिवर आपको कैसी दिखाई देगी, रिवर आपको कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो वो ये है प्लान फॉर्म। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी वाली रिवर हाँ ये भी सही है, बियर्डेड, हाँ क्या पता इसी से बना हो। हाँ दाढ़ी जैसी बियर्डेड, वाह, अब नहीं भूलेंगे कभी भी। पाई इंडेक्स क्या बताता है आपको, डिपेंडेबल फ्लो, रिजर्वॉयर रेगुलेशन, स्टीडी स्टीम डिस्चार्ज, या रन ऑफ वॉल्यूम। तो ए आपका 4 से मैच करेगा, है ना। रन ऑफ वॉल्यूम के लिए फाई इंडेक्स यूज होता है, तो आपका ये खत्म हो गया। जैसे ए आपका 4 से मैच किया, डी आपका 3 से मैच कर गया। और ये बता भी रखा है डाइल्यूशन टेक्निक हम लोग किसने यूज करते हैं, स्टीडी स्टीम डिस्चार्ज डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज करते हैं। फिर क्या है, स्लोप एरिया मेथड, डिपेंडेबल फ्लो, रिजर्वायर, रन ऑफ वॉल्यूम, अनस्टीडी स्टीम डिस्चार्ज डिटर्मिनेशन। तो स्लोप एरिया अभी बताया था आपको, फ्लड डिस्चार्ज वगैरह, तो हाई वाटर मार्क मतलब वेरिएशन होता है वहां पर, तो बी आपका किससे मैच करेगा, 5 से मैच करेगा। तो आंसर तो हमें मिल गया यहाँ पर, बट फिर भी फ्लो ड्यूरेशन कर्व, अभी आपको बताया था फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो था वो हमारा किसके लिए था, डिपेंडेबल फ्लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था कि जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व होते हैं वो डिपेंडेबल फ्लो के लिए बताते हैं। इसमें हमें मालूम चल जाता है कि इतने परसेंट टाइम तक, टोटल में से इतने परसेंट टाइम तक जो फ्लो रहेगा रिवर में, इतने मिनिमम डिस्चार्ज से तो ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं आएगा। तो उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए हम रिवर पर डिपेंड कर सकते हैं। तो फ्लो ड्यूरेशन, डिपेंडेबल फ्लो, अरे ये सही है, फ्लो ड्यूरेशन, डिपेंडेबल फ्लो, एफ डी डी एफ, फ्लो ड्यूरेशन, डिपेंडेबल फ्लो। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पढ़िए और कीजिए। In a river carrying a discharge of 142 meter cube per second, the stage at station A was 3.6 meter. Stage मतलब elevation होता है, height. And the water surface slope was 1 in 6,000. If during a flood the stage at A was 3.6 meter, तो फ्लड के टाइम पर भी हाइट तो उतनी ही है, लेकिन द वाटर सरफेस स्लोप वाज 1 in 3,000. व्हाट वाज द फ्लड डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेटली? तो देखो हाइट वही रही, यानी कि स्टेज और एरिया, तो एरिया भी वही रहेगा जो कि विड्थ कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो सीधे सीधे क्या कर देंगे आप, Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, रूट स्लोप। ठीक है, तो Q2 अपॉन Q1 बराबर अंडर रूट में S2 अपॉन S1। ठीक है, सिंपल सा ये लगा दीजिए, क्योंकि क्यू एस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो Q2 कितना हो जाएगा, Q1 आपको दे रखा था 142, S2 कितना दिया है, 1 इन S2 दिया है 1 in 3,000, 3,000 अपॉन में आ जाएगा और 6,000 ऊपर में पहुंच जाएगा। तो रूट 2, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.41, 1.42। आंसर क्या रहेगा आपके पास, बी हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। रूट 2 मतलब लगभग लगभग 1.5 गुना कर देना। तो 140 का 1.5 गुना भी करोगे तो कितना होगा, 140 में आप 80 भी ऐड करोगे तो 220 ही जाएगा, तो 200 की रेंज में आएगा, 200 की रेंज में आएगा। अभी तो ने रूट भी लगा दिया और एस की पावर हाफ भी लगा दी। अश है ना, स्क्रीन टाइम हो गया, अब आईज भी ड्राई हो गई हैं बिल्कुल। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम फ्लो ड्यूरिंग फ्लड। वो आई ड्रॉप डालनी होती है दिन में 3 बार, आज जल्दी जल्दी में भूल गया मैं डिनर के बाद में ना। एक बार दिन में डाल लेता हूँ, एक बार शाम वाली क्लास के बाद में, एक बार सोते समय। अब वो इस समय मैं आई ड्रॉप डालना भूल गया, दिक्कत। नाउ consider the following with respect to measurement of stream flow during flood. Timing of the travel of fluids released in the stream. अब पतंजलि की डाल रहे थे, बट अब आई आई चेक करवाया था तो काफ़ी दिक्कत थी, तो 600 की आई ड्रॉप्स आई हैं केवल 15 डेज के लिए। 600 रुपये की तो आई ड्रॉप है दो। बाकी चश्मा अलग लगा है, पावर बढ़ गई है। पहले ये बिना पावर के स्पेक्स थे जो मैं यूज़ कर रहा था, अब इनकी भी पावर भी बढ़ गई है। तो देखो फ्लोट जो रहेंगे तो केवल अपर सरफेस पे रहेंगे। विच ऑफ द आर रिलायबल एंड एक्यूरेट, आपसे पूछा है विच ऑफ द अबव इज और आर रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो फ्लोट तो केवल अपर सरफेस का देगा, तो ये तो है नहीं। नेक्स्ट है यूज ऑफ अ बियर फॉर्मूला फॉर स्पिलवेज ऑन अ डैम। देन है कैलकुलेशन ऑफ फ्लो थ्रू अ कॉन्टेक्टेड ओपनिंग एट द ब्रिजेस। तो दोनों में यहाँ पर क्या होता है, आपके पास लॉसेज होते हैं, उनकी वजह से आप एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा। यूजिंग अ करंट मीटर, तो करंट मीटर को हम लोग क्या करते हैं,
कैलिब्रेट भी करते हैं एक्चुअल में, इसका कैलिब्रेशन भी होता है एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो आपका ये जो है वो बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी आईज इतनी येलो हो गई थी कि ऐसा लगता था जॉइंडिस हो रखा है। तो वीकनेस भी थी और उधर आईज भी येलो हो रही थी, तो मुझे बार बार दिमाग जा रहा था जॉइंडिस की तरफ। लेकिन जॉइंडिस के अदर सिम्टम्स नहीं थे, जैसे नेल्स येलो हो जाते हैं तो वो नहीं हो रहा था। दूसरा था डायबिटीज़ का, कि डायबिटीज़ में भी आईज येलो हो जाती हैं और वीकनेस होती है। तो फिर पहली बार मैंने लाइफ में शुगर भी चेक की। तो मैं पहले तो चेक नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर मन में वो था काफ़ी ना, एक डर सा होता है कि यार चेक करो, पता चला सही में शुगर बढ़ी हुई आगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर खैर मैंने फाइनली एक दिन चेक कर ली, तो खैर आई नहीं, शुगर आई नहीं। तो फिर वहाँ गए, तो फिर आई टेस्ट करवाई तो मालूम चला कि आईज की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। तो कैलिब्रेशन ऑफ अ करंट मीटर फॉर यूज इन चैनल फ्लो मेजरमेंट इज डन इन आ। ठीक है, ठीक है। तो देखो करंट मीटर की एक इक्वेशन होती है, बी बराबर ए एन और प्लस बी, जहाँ ए और बी कांस्टेंट होते हैं और ये जो एन होता है वो आरपीएम होता है। तो हमारा जो करंट मीटर होता है कुछ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जब यहाँ पर वाटर इस पर हिट करेगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसका जो आरपीएम होगा, तो जिस स्पीड से, जितनी ज़्यादा स्पीड से वाटर इसको हिट करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये आरपीएम से रोटेट करेगा। और इस आरपीएम के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर की वेलोसिटी बता सकते हैं। तो विंड टनल, वाटर टनल, फ्लूम आपको मालूम है क्या होता है, वाटर मेजर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब विंड टनल और वाटर टनल जो होता है, दीज आर क्लोज स्ट्रक्चर्स, दीज आर क्लोज स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर एक टोइंग टैंक होता है। टोइंग टैंक क्या होता है, एक लॉन्ग चैनल आपके पास होगा। ठीक है, एक चैनल होगा आपके पास। ठीक है, और इस चैनल के अंदर क्या करेंगे, इसको टो, जो करंट मीटर है इसे टो करते हुए लेकर जाएंगे। ठीक है, टो करेंगे, टोइंग समझते हो ना, इसको खींचना। तो जब ये इधर, जब इस चैनल में जब ये मूव करेगा, तो एक रिलेटिव मूवमेंट क्रिएट होगा इसके और रिवर स्ट्रीम के बीच में। रिलेटिव मूवमेंट होगा, उस रिलेटिव मूवमेंट की वजह से क्या होगा भाई, 5 मीटर पर सेकेंड से वाटर जाए या 5 मीटर पर सेकेंड से ये जाए, बात तो एक ही है। तो ये स्पिन करेगा और उससे हम लोग इसकी रीडिंग को क्या कर देंगे, कैलिब्रेट कर लेंगे। समझ गए? तो टोइंग टैंक में स्टिल वाटर होता है, कि वाटर स्टिल होता है लेकिन इसको टो करते हैं, इसको खींचते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। हालांकि मैं पतंजलि की आई ड्रॉप से मुझे काफ़ी फायदा हुआ था। ठीक है, उस मतलब जो बिल्कुल आईज ड्राई हो गई थी, तो फिर मैंने पहले आई टेस्ट करवाने से मैंने पतंजलि वाली यूज़ करा था, उससे भी काफ़ी फायदा हो रहा था। बट ये इसने बहुत जल्दी रिलीफ दिया। अब पतंजलि की आई ड्रॉप कितने की है, मात्र 20 रुपए की। अब 20 रुपए की आई ड्रॉप में और 600 रुपए की आई ड्रॉप में कुछ तो फर्क होगा। तो उससे जल्दी रिलीफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A stilling valve is required when the stage measurement is made by employing। ठीक है, तो कई तरह के गेजेस होते हैं जो रिवर में डेप्थ को या एलिवेशन को हमें बताते हैं। तो जो स्टिलिंग वेल होता है उसमें हम लोग फ्लोट गेज रिकॉर्डर यूज करते हैं।
तो फ्लोट आप समझते हो, जैसे जैसे इस स्टिलिंग वेल में वाटर भरता जाएगा, फ्लोट ऊपर उठता जाएगा, फ्लोट ऊपर उठता जाएगा, और यहाँ से आप रिवर की स्टेज जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन वेड, वेडिंग टेक्निक्स इज यूज्ड, वेडिंग टेक्निक ही लिख देते हैं, वेडिंग टेक्निक। तो वेडिंग टेक्निक इज यूज्ड, ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सैलो स्ट्रीम, एक आदमी को भेज देंगे, लो बेटा करंट मीटर को लेके खड़े हो जाओ। To determine velocity of flow in shallow streams, the current meter is held at the requisite depth below the surface vertically by an observer who stands in the water. This arrangement is known as weighting. Okay. Next question. The following four hydrological features have to be estimated or taken as inputs before one can compute the flood hydrograph at any catchment outlet. Unit hydrograph, rainfall hydrograph, infiltration index, then base flow. The correct order in which they have to be employed in computation is. हाँ जी, आ गया आंसर? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, रेनफॉल हाइड्रोग्राफ आपको मिलेगा, उसमें से आप क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स को माइनस कर देंगे, तो आपको रन ऑफ मालूम चल जाएगा। ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा फिर, यूनिट हाइड्रोग्राफ, और फाइनली आप क्या कर दोगे, बेस फ्लो को ऐड कर दोगे। ठीक है, और वैसे भी देखो आप, अच्छा कोई ट्रिक बताइए क्या, RIUB, अच्छा ठीक है, तो बेस फ्लो क्या आएगा आपका, सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद में ऐड करेंगे, तो आपके दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर ये हो गए। अब इनका रिलेटिव ऑर्डर देख लो आप, और बल्कि सबसे अच्छा पता है इसमें, हाँ ये हो गया, और 2 और 3 जो होंगे वो आपके पास एक साथ आएंगे। ठीक है, 2 और 3 जो रहेंगे हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन ए और बी दोनों में 2 3 एक साथ है, यहाँ पर भी 2 और 3 एक साथ है, और यहाँ पर भी 2 और 3 एक साथ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है आपका। तो पानी पी लेता हूँ, आप क्वेश्चन करो। पानी भी खत्म हो गया। The following steps are involved in arriving at a unit hydrograph.
estimating the surface runoff in depth, estimating the surface runoff in volume, separation of base flow, dividing surface runoff ordinates by depth of runoff। आंसर ए आ गया सभी का, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो करोगे, बेस फ्लो को सेपरेट करते हैं तो आपके ये और ये गायब हो गए। बेस फ्लो सेपरेट करने के बाद में आपका क्या आ जाता है, आप सरफेस रन ऑफ का वॉल्यूम मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है, डीआरएस से बिल्कुल ये मालूम चल जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आप सरफेस रन ऑफ की डेप्थ फाइंड आउट कर लोगे एरिया से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये आपके पास डीआरएच के ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देन आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग सरफेस रन ऑफ ऑर्डिनेट बाई डेप्थ ऑफ रन ऑफ। तो मान लो अगर 3 सेंटीमीटर, इसी को इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं ना, मान लो अगर 3 सेंटीमीटर की वजह से इतना मिल रहा है तो 1 सेंटीमीटर की वजह से कितना मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे, इन दी एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर 3 सबसे पहले और 4 सबसे बाद में, तो 2 और 1 या 1 और 2, बस इसी को आपने देखना है, बस इसी को आपने देखना है, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर अगर इफेक्टिव रेनफॉल है, 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब होता है कि बारिश कितनी भी हो रही है, उस बारिश में से जितना ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है उसके बाद 1 सेंटीमीटर नेट आपका क्या बन जा रहा है, रन ऑफ बन जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की बारिश जब ग्राउंड पर नेट होगी, मतलब जो ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है, ग्राउंड के अंदर जो पानी गया उसके बाद में भी यहाँ से इस इंटेंसिटी से, इस रेनफॉल से यहाँ पर आपको नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पर आवर का रेनफॉल मिल रहा है। अब सपोज करो ये कोई आपके पास हाइड्रोग्राफ था, ठीक है, तो इधर क्या है क्यू और इधर क्या है आपके पास टाइम। अब इसमें चाहे बारिश हो या ना हो, कुछ इतना डिस्चार्ज तो आपको हमेशा मिलता ही रहता है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद में आपके पास ये डीआरएच मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, बेस फ्लो को माइनस कर दिया ताकि आपको डीआरएच मिल जाए, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसका जो एरिया होगा उस एरिया से आपको क्या मालूम चल जाएगा, वो आपको सरफेस रन ऑफ, टोटल सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम मालूम चल जाएगा, ठीक है। फिर उसको क्या करोगे, एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको सरफेस रन ऑफ डेप्थ मिल जाएगी। अब ये जो डेप्थ मिल रही है, ये यहाँ पर हमारे को मालूम नहीं कितने, मान लीजिए ये x सेंटीमीटर की वजह से मिल रही है, x सेंटीमीटर रन ऑफ की वजह से इतना मिल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर की वजह से कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर से कितना मिलेगा, तो डिवाइडिंग सरफेस रन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बाय डेप्थ ऑफ रन ऑफ, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ रन ऑफ अगर x सेंटीमीटर है, तो अगर x सेंटीमीटर से इतना मिल रहा है तो 1 से कितना मिलेगा, डिवाइड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। If a 4-hour unit hydrograph of a certain basin has a P coordinate of 80, the P coordinate of a 2-hour unit hydrograph for the same basin will be। तो 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ और 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल 4 घंटे में हो रही है, और वहीं 1 सेंटीमीटर बारिश 2 घंटे में हो जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो पीक डिस्चार्ज है वो क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, बी, ग्रेटर देन 80।
तो सेम बारिश जो जितने कम समय में होगी, जितने कम समय में ज़्यादा बारिश होगी, उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, डिस्चार्ज। हाँ, बेस डिक्रीज करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी सेम एरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the base period of a 6-hour unit hydrograph of a basin is 84 hours, then a 12 hours unit hydrograph derived from this unit hydrograph will have a base period of। तो क्या करेंगे हम, 6 आवर से 6 आवर यूनिट वाले से 12 आवर्स का बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 आवर से लैग कर देते हैं, मतलब 6 आवर उसको बढ़ा देते हैं। तो 6 आवर बढ़ा देंगे तो बेस टाइम कितना हो जाएगा, 84 + 6 90। किसी को भी डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है भैया। ये भी वर्क नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिलेट टू अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए बताना है। The hydrographs of direct runoff due to effective rainfall of equal duration have the same time base, ठीक है। The hydrographs of DRH due to effective rainfall of equal, ठीक है, पहला तो सही है। Effective rainfall is not uniformly distributed within its duration, दूसरा गलत है। और दूसरा अगर गलत है तो ये तीनों उड़ा दो, आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया। सेकंड रॉन्ग, तो सीधे सीधे आंसर ये क्या हो गया, डी हो गया। इसका लॉजिक नहीं पता, बस ऐड करते हैं, तो भाई फिर लॉजिक पूछ लो ना यार, लॉजिक बता देते हैं। ठीक है, देखो दे शशांक और हर्ष दोनों। इफ द बेस पीरियड ऑफ अ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब समझो पहले क्या है। 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब है कि कहीं पर कोई ग्राउंड है और उस ग्राउंड में 6 आवर्स में, कहीं पर कोई ग्राउंड है और उस ग्राउंड में 6 आवर में 6 घंटे, अगर आप मान लो यहाँ पर कोई आप एक बर्तन रख दो, कभी कभी होता है ना छत पर हम बाल्टी रख देते हैं, तो मान लो 6 घंटे तक बारिश हो रही है और आपने यहाँ पर जब बाल्टी रखी तो उस बाल्टी के अंदर जो पानी भरा वो 1 सेंटीमीटर तक की हाइट तक भरा। ठीक है, तो अगर आपने छत पर अपने 6 घंटे तक बारिश हुई और आपने छत पर कोई बर्तन रख दिया तो उस बर्तन के अंदर 1 सेंटीमीटर की बारिश होगी, मतलब 1 सेंटीमीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब ये होता है कि 6 घंटे में 1 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी आपका इकट्ठा हो जाएगा। समझ गए? अब मान लो उसी छत पर आपके कहीं पर जो रेन पाइप होगा वो लगा होगा, ड्रेनेज पाइप। तो मान लीजिए ये वो छत है और यहाँ पर आपका जो है वो ड्रेनेज पाइप लगा हुआ है। तो इस छत पर जो भी बारिश होगी, इस छत पर जो भी बारिश होगी वही वो कहीं ना कहीं क्या जाएगी, यहाँ पर जाएगी। तो स्टार्टिंग में केवल क्या होगा, यहाँ का जो वाटर होगा वो यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद में यहाँ का भी वाटर यहाँ पहुंचने लगेगा, इसके बाद में यहाँ का भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर इस तरीके से क्या होगा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ टाइम के साथ डिस्चार्ज वर्सेस, तो इनिशियली क्या होगा, एकदम से तो ऐसा नहीं है कि बारिश हुई और ये पाइप पूरा भरकर बहने लगा। इस पाइप को पूरा भरकर बहने में कुछ समय लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से डिस्चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा और मैक्सिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम पहुंच गया। अब एक बात बताओ, बारिश रुक गई फॉर एग्जाम्पल, तो बारिश रुकते ही क्या तुरंत यहाँ पर, क्या बारिश खत्म होते ही तुरंत इस पाइप में से पानी आना बंद हो जाएगा? नहीं, बारिश खत्म होने के बाद भी, ठीक है, यहाँ से जो सबसे दूर वाला जो पार्ट है, जब तक वहां से यहाँ तक पानी नहीं आ जाता तब तक आपको डिस्चार्ज क्या है वो मिलता रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। अब अगर रिवर के लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो रिवर में आपको मालूम है कुछ ना कुछ फ्लो तो पहले से भी होता रहता है, जिसे बेस फ्लो बोलते हैं। तो ये हमारा मिल गया क्यू वर्सेस टी ग्राफ, क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ मिल गया। अब ये जो डिस्चार्ज वैल्यूज मिली हैं, ये डिस्चार्ज वैल्यूज हमें किसके लिए मिली हैं, 6 घंटे की बारिश के लिए मिली हैं। ठीक है,
तो यहां से मान लो हमने कहा कि डिस्चार्ज बढ़ने से लेकर और यहां तक ही बेस टाइम हो गया। बेस टाइम क्या होता है कि जहां से डिस्चार्ज बढ़ा और दोबारा मान लो उसी वैल्यू पर वापस लौट आया। ठीक है, तो टी ये बेस टाइम हो गया। अब तो ये कितने की, ये ग्राफ जो है वो 6 घंटे की बारिश की वजह से मिला। अब हमसे वो ये कह रहा है कि मान लो बारिश 6 घंटे ना होगा, अगर सेम बारिश 12 घंटे हो, सेम बारिश अगर 12 घंटे में हो लेकिन कितना यूनिटी हो, यानी कि एक बात बताना कि 6 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है और सेम 1 सेंटीमीटर आपको 12 घंटे में मिल रहा है, तो कौन सी बारिश तेज होगी? आपने जो छत पर बर्तन रखा है उसमें 1 सेंटीमीटर पानी 6 घंटे में इकट्ठा हो गया और दूसरी तरफ वही 1 सेंटीमीटर पानी आपका 12 घंटे में इकट्ठा हो रहा है, तो कौन सी बारिश ज्यादा तेज होगी? कौन सी बारिश ज्यादा तेज होगी, पहले वाली या बाद वाली? ये वाली बारिश ज्यादा तेज होगी, ये वाली बारिश कम होगी, हल्की होगी। तो जब ये वाली बारिश हल्की होगी तो इस केस में भी यहां से डिस्चार्ज उतना ही मिलेगा या कम मिलेगा? यहां से डिस्चार्ज 6 घंटे में 1 सेंटीमीटर बारिश हो रही है या 12 घंटे में 1 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, क्या डिस्चार्ज दोनों में सेम मिलेगा या अलग मिलेगा? सेम मिलेगा या अलग मिलेगा? तो अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। सही है, तो हम लोग करते क्या है कि मान लो इधर आपने टाइम लिख दिया और इधर आपने क्या लिख दिया, डिस्चार्ज मिल दिया। तो जीरो समय पर मान लो मैं कहता हूं जीरो टाइम पर जीरो डिस्चार्ज था, फिर 1 घंटे बाद जो डिस्चार्ज था, या क्योंकि 6 आवर है तो मैं इसको 3 आवर बाद लिख दिया, 3 घंटे बाद यहाँ पर पता चला डिस्चार्ज जो है वो मान लो 1 है, फिर 6 घंटे बाद डिस्चार्ज जो है वो 2 है, फिर 9 घंटे बाद जो डिस्चार्ज है वो मान लो 3 है, फिर इसी तरीके से 12 आवर्स के बाद में इस तरीके से हमें मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि 12 आवर का ग्राफ बनाने के लिए 6 घंटे के लिए डेटा है, तो 12 आवर के लिए जो डेटा होगा तो उसके लिए हम लोग इन वैल्यूज को क्या कर देते हैं, 6 आवर से बढ़ाकर लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसा मान लेते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं कि मान लो पहले 6 घंटे बारिश हो गई और 6 घंटे बारिश होकर तुरंत 6 घंटे बारिश हुई पहले और उसके तुरंत बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। तो पहले 6 घंटे बारिश हुई और उसके तुरंत बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर से क्या हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जो आपको नई वैल्यूज मिलेंगी उनको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड जीरो, फिर आपके पास ये 1 ही मिलेगा, ये वैल्यू 2, लेकिन अब ये वैल्यू 3 + 1 4 हो जाएगी। इसके बाद मान लो ये वैल्यू 4 थी तो ये 4 + 2 6 हो जाएगी। अब याद रखिएगा ये जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं ये 1 सेंटीमीटर बारिश की वजह से मिल रही है या 2 सेंटीमीटर की वजह से? बताओ, ये 1 सेंटीमीटर की वजह से मिल रही है या 2 सेंटीमीटर की वजह से? तो ये 2 सेंटीमीटर की वजह से। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बारिश पहले 6 घंटे में हुई और 1 सेंटीमीटर बारिश अगले 1 घंटे में हुई, तो ये जो डिस्चार्ज हमें मिल रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर की वजह से मिल रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्या, 1 सेंटीमीटर की वजह से। तो फाइनल रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, इन सभी वैल्यू को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो तुम देखोगे करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज आपके क्या होने लगेंगे, कम होंगे। तो पहला एक कॉन्सेप्ट तो ये आ गया, एक कॉन्सेप्ट तो ये आ गया। ठीक है, अब फटाफट ये देखना, अब मैं थोड़ा सा, मुझे क्लोज वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी तभी आप इसको समझ पाओगे कि मान लो अब मैं 6 घंटे के डिफरेंस पर लिख रहा हूँ जीरो, मैं 6 आवर्स के डिफरेंस पर लिख रहा हूँ कि पहले जीरो टाइम, फिर 6 आवर, फिर 12 आवर, फिर 18 आवर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले जीरो पर मान लो फिलो जीरो था, फिर यहाँ पर 1 था, फिर 2 हो गया बढ़कर, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद में वैल्यू घटकर फिर दोबारा से 2 हो गई और फिर आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर मान लो आपकी वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। एक वैल्यू और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, एक वैल्यू और आएगी फिर आप समझ जाओगे।
फिर दोबारा डिस्चार्ज क्या हो गया, पहले भी 0 था बाद में भी 0 था, तो इसका जो बेस फ्लो हो गया, इसका जो बेस टाइम हो गया वो कितना हो गया, TB, जो बेस टाइम है वो कितना है इसका, 36 आवर्स है। ठीक है, यानी कि 6 घंटे की बारिश से 6 घंटे की बारिश से रिवर के अंदर आपको 36 घंटे तक पानी मिलता रहा। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, जब 6 घंटे से 12 घंटे की बारिश का हमें प्लॉट करना है, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को 6 आवर से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। तो आप देखो, दोबारा से डिस्चार्ज 0 होने पर टोटल डिस्चार्ज आप देखना है यहाँ पर, अब जो फाइनल डिस्चार्ज मिलेगा यहां से कितना हो गया, 0, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 2 3, 0 + 1 1 और 0 0 फिर से 0 हो गया। तो अब मुझे बताओ, 0 से दोबारा 0 तक जाने में तुम्हें कितने आवर्स लगे, 36 आवर तो ये थे, और ये 6 आवर्स तुमने क्या कर दिए इसमें और ऐड कर दिए। अब जो नया बेस टाइम मिल गया, अब इसको याद रखना, इसको 2 से भी डिवाइड करना है, इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि ये रिजल्ट 2 सेंटीमीटर की वजह से आया था, तो 1 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो अब इसका जो बेस टाइम था वो कितना हो गया, तो 36 वो और 6 ये ऐड कर दिया, तो 42 आवर्स हो गया। आया समझ में शशांक? ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, कौन से अजम्पशन पर बेस्ड है, नॉन लीनियर रिस्पॉन्स, लीनियर रिस्पॉन्स, टाइम इनवेरियंस। ठीक है, आंसर हो गया टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। टाइम इनवेरियंस मतलब टाइम के साथ फीचर्स चेंज नहीं होते हैं इसके, और लीनियर रिस्पॉन्स मतलब अगर 1 सेंटीमीटर की वजह से हमें रन ऑफ क्या कहते हैं डिस्चार्ज मालूम है, तो 2 सेंटीमीटर की वजह से भी आप क्या हो जाएगा, जस्ट डबल। अगर 1 सेंटीमीटर की वजह से x है, तो 2 की वजह से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 2-hour storm hydrograph has 5 units of direct runoff। ठीक है, तो 2 घंटे की बारिश से 5 यूनिट मतलब 5 सेंटीमीटर मान लो, 5 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ आपको मिल रहा है। द 2-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस स्टॉर्म कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बाय। भैया ये एस कर्व नहीं है जो T/D से डिवाइड कर रहे हो। आंसर इज सी, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से। इस 2 आवर से क्या फर्क पड़ता है, ये 2 आवर का मतलब क्या है, ये 2 आवर का मतलब केवल इतना सा है कि 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। बल्कि 1 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं है, ये स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ है, तो 2 घंटे का हाइड्रोग्राफ है। अब इसका जो रन ऑफ है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वजह से 2 घंटे में 5 यूनिट की वजह से अगर आपको एक्स का डिस्चार्ज मिलता है, तो 1 सेंटीमीटर की वजह से कितने का मिलेगा, x/5 का मिलेगा। ठीक है, तो इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए केवल इस x को 5 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा।
5 से तो डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए सब? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू कैचमेंट एरियाज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। सही बात है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के लिए हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लार्ज कैचमेंट एरिया। बिल्कुल सही बात है। ए होगा अभी दिलीप, सी की होगा, या पुराने क्वेश्चन का बोल लेते हैं? सही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a catchment area of 90 hectares has a runoff coefficient of 0.4. A storm of duration larger than the time of concentration of the catchment and of intensity 4.5 centimeter per hour creates a peak discharge. सेम वही Q बराबर CIA हो गया। Q बराबर अगेन वही फॉर्मूला लगा देंगे CIA, तो इसको करवाने की जरूरत है मेरे ख्याल से नहीं है, आप कर लेंगे। ठीक है, सेम चीज। 0.4 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 90 इंटू 10⁻4 अपॉन 3600। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिनाइडर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, जिस जगह का डेटा हमें मालूम नहीं होता, अनगेज्ड एरियाज, वहां के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। डेवलपमेंट बेसिन लैग इज टेकन एज, ये क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफॉल एक्सेस एंड सरफेस ऑफ, इस पहला तो मीनिंगफुल ही नहीं है। दूसरा है द टाइम इंटरवल फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द यूनिट रेनफॉल एक्सेस टू द पीक ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ, इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कैचमेंट के। तो आंसर क्या है इसका, आपका बी हो जाएगा, बेसिन लैग। बेसिन लैग आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या है? मतलब यह जैसे कि अगर आपके पास 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो पीक डिस्चार्ज पहुंचने में आपको इतना टाइम लग रहा है, तो ये क्या है आपके पास टीपी, पीक डिस्चार्ज पहुंचने में लगने वाला समय। और बारिश कितनी हो रही है, 4 आवर, 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा तो है नहीं कि बारिश हुई और तुरंत एकदम मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जाएगा। बारिश होगी, पानी गिरेगा, अलग अलग ड्रेनेज से जाके रिवर में जाएगा और धीरे धीरे उसका डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो बारिश अगर 4 घंटे हो रही है तो इसका मिड पॉइंट मतलब यहाँ से 2 आवर, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो टाइम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिन लैग हो जाएगा। ठीक है, तो बारिश यहाँ पर होने से लेकर, ठीक है, लैग मतलब क्या, लैग मतलब क्या, मान लो आप भाई अभी मान लीजिए किसी को फीवर आ रहा है, मान लो किसी के सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हेडेक होते हो गए तो आपने मान लो कोई पेन किलर, कोई दवाई ली, दवाई आपने खाई, तो क्या दवाई खाते ही हेडेक खत्म हो जाएगा? केवल टीवी के ऐड में होता है, उसमें भी 2 मिनट बोलता है। ठीक है, तो आपने दवाई खाई, अभी कितना हो रहा है टाइम, 11:31 पर, अभी आपने दवाई खाई, लेकिन आपको आराम मिला 11:40 पर। तो क्या हो रहा है, दवाई खाने और आराम मिलने, इन दोनों टाइम में क्या है, डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं लैग करना, लैग करना, राइट। उसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर बारिश हुई, एकदम से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, तो पता चला बारिश हुई थी 11:30 पर, अभी 11:30 बजे, और जो रिवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज मिला वो मिला मिला 12 बजे, 12 बजे। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो बेसिन लैग करेगा, बेसिन जो है वो यहाँ से इस टाइम स्केल पर ये पीछे दिखेगा आपको। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है। तीनों तो महाफर्जी है, सब चीजें सिर्फ टीवी में ऐड में ही असर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ, फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ, पीक रेट ऑफ फ्लो एंड ड्रेनेज डेंसिटी।
तो देखो ड्रेनेज डेंसिटी जो होती है ये बेसिकली क्या है, इट इज फंक्शन ऑफ टोटल चैनल लेंथ, ठीक है, टोटल चैनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कैचमेंट, यही तो हमें ड्रेनेज डेंसिटी देता है। तो डी किससे मैच करेगा आपका 2 से, तो ये दोनों खत्म हो गए। डी जैसे ही 2 से मैच करेगा, डी जैसे ही 2 से मैच करेगा, बी आपका किससे मैच करने लग जाएगा 4 से। यानी कि फॉलिंग लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ जो होता है ये राइजिंग है और ये फॉलिंग है, ये स्टोरेज पर। अब जो राइजिंग लिम्ब ऑफ जो हाइड्रोग्राफ होता है ये किस पर डिपेंड करेगा आपके पास, ये डिपेंड करेगा आपका फंक्शन ऑफ कैचमेंट स्लोप पर। कैचमेंट का स्लोप जितना ज्यादा होगा, कैचमेंट का स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी ही जल्दी क्या होगा, डिस्चार्ज राइज करेगा, ठीक है भाई। देन ए पीक रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन रेनफॉल इंटेंसिटी, तो Q इज इक्वल्स टू क्या, CIA। तो Q इज इक्वल्स टू CIA, तो जो पीक डिस्चार्ज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, रेनफॉल की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हुआ, शशांक ने क्या लिखा, मैं पढ़ ही नहीं पाया। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट हाइड्रोग्राफ तो 1 सेंटीमीटर रन ऑफ, ए आपका 4 से मैच करेगा। ए जैसे ही आपका 4 से मैच किया, सी आपका 2 से मैच कर देगा। वैसे ही पता है डार्सीज लॉ परमेबिलिटी के लिए होता है। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको मालूम है अनगेज्ड बेसिन के लिए होता है, तो बी आपका किससे मैच करेगा, 3 से। आंसर तो फिर सी हो गया, बी 3 से मैच कर रहा है तो। और राशनल मेथड किसके लिए होता है, डिजाइन फ्लड क्यू बराबर सी आइए। ए कैसे, आंसर सी होगा ना। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। हाँ पढ़ लेते हैं यार, जितना खत्म हो रहा है अच्छी बात है। A catchment has an area of 150 hectares and a runoff rainfall ratio of 0.4. A catchment has an area of 150 hectares and a runoff upon rainfall, ठीक है। If due to 10 centimeter rainfall over the catchment, a stream flow at the catchment outlet lasts for 10 hours, what is the average stream flow in this period? Again यार क्या लगाओगे आप, तो देखिए एरिया कितना है 150 हेक्टेयर, रन ऑफ कोफिशिएंट कितना है 0.4, कितना रेनफॉल हो रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये आपको रेनफॉल मिल गया। लेकिन ये इस बार आपको कितने समय में मिल रहा है, 10 आवर में। कितने आवर्स में मिल रहा है आपको, 10 आवर में। तो आप इसे कितने से डिवाइड करोगे, 10 इंटू 3600, 10 इंटू 3600, बिकॉज इस बार आपको इंटेंसिटी नहीं दी है, सेंटीमीटर पर आवर में नहीं दिया है। इस बार आपको बोला है कि 10 सेंटीमीटर की बारिश जो है वो 10 घंटे में हो रही है। तो आप ऐसे भी कर लो 1 सेंटीमीटर पर आवर की इंटेंसिटी, या ऐसे कर लो, बात एक ही है।
तो 10 सेंटीमीटर बारिश 10 आवर में हो रही है, तो 1 सेंटीमीटर पर आवर की इंटेंसिटी ले लो, या इस तरीके से ले लो, बात एक ही है। लेकिन आपका आंसर इस बार इन्होंने चालाकी कर दी है कि यूनिट बदल दिए, मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है, ये आप चेक कर लेना किससे आपका आंसर जो है वो सटीक बैठेगा। तो पहले तो इसे मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालो, पहले तो इसे किस में निकालो आप, मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालो। ये दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा होगा वो हटा दो। उसके बाद क्या कर देना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मीटर क्यूब पर मिनट में आ जाएगा, वो आंसर आपका मैच कर जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Viewing watershed as a system, which one of the following assumption is made in the unit hydrograph theory? तो सेम अगेन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरियंस, लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। For a given storm, other factors remaining same. मेरा मोबाइल में पीछे चलता है क्या आप लोगों से, आप लोग ज्यादा जल्दी आंसर कर देते हैं। For a given storm, other factors remaining same. Basins with large drainage densities give smaller flood peaks. गलत है भाई, ज्यादा ड्रेनेज डेंसिटी होगी मतलब क्या है कि ज्यादा चैनल्स हैं पर एरिया, पर यूनिट एरिया, तो ज्यादा डिस्चार्ज आपको मिलेगा। लो ड्रेनेज डेंसिटी बेसिस गिव शॉर्टर टाइम बेसिस ऑफ हाइड्रोग्राफ, द फ्लड पीक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्रेनेज डेंसिटी, ये भी 100% गलत हो गया। बेसिन्स हैविंग लो ड्रेनेज डेंसिटी गिव स्मॉलर पीक्स इन फ्लड डायग्राम। अगर ड्रेनेज डेंसिटी लो होगी देन आपको फ्लड हाइड्रोग्राम में स्मॉलर पीक्स मिलेंगे, ठीक है। स्किप नहीं करना यार, कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस का। ड्रेनेज डेंसिटी पता है ना आपको, ड्रेनेज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब किसी गिवन एरिया में, किसी गिवन एरिया में उतने ज्यादा चैनल हैं, उतने ज्यादा चैनल हैं। इसको ऐसे समझो कि एक एक ये यहाँ पर एक लार्ज एरिया आपके पास है, ठीक है भाई। अब ढाल इधर की तरफ है, यहाँ पर ये कोई रिवर है, तो इस एरिया में जितनी भी बारिश होगी वो यहाँ पहुंचेगी। अब मान लो एक केस में क्या है कि आपके पास केवल ये 3 ड्रेनेज हैं, एक ये और एक ये। तो जो भी बारिश होगी वो यहाँ से और यहाँ से आपका यहाँ पहुंचेगा। तो आपको क्या होगा, यहाँ तक टाइम टाइम आपको क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा वॉल्यूम को मिलने में। तो V अपॉन टी टाइम ज़्यादा लगेगा तो डिस्चार्ज कम मिलेगा। लेकिन सपोज करो अगर इसके अंदर बहुत छोटी छोटी जो है वो ड्रेनेज इस तरीके से हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये एरिया बहुत सारे ड्रेनेज के बीच में डिवाइड हो गया, तो इन सब के थ्रू बहुत जल्दी क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से पानी जो है वो यहाँ पहुँचेगा। तो कम टाइम में आपको ज़्यादा वाटर मिल गया, तो डिस्चार्ज क्या हो गया, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है कि जितने भी चैनल्स हैं इनकी लेंथ को जोड़ लो, इन सब की लेंथ को जोड़ लो। ये मान लो 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 1.5 किलोमीटर है, ये आधा किलोमीटर है, ये 500 ठीक है, तो 200 मीटर है। और उनको क्या कर दो, इस एरिया से डिवाइड कर दो, इस एरिया से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये होता है ड्रेनेज डेंसिटी। क्लियर होगी बात। तो लो ड्रेनेज डेंसिटी होगी तो स्मॉलर पीक्स मिलेंगी, हाई ड्रेनेज डेंसिटी होगी तो आपको ज़्यादा डिस्चार्ज मिलेगा। क्या केबीसी खेल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A 250 kilometer square catchment area has a 6-hour unit hydrograph, which is a triangle with time base of 35 hours. What is the peak discharge of DRH due to 5 centimeter effective rainfall in 6 hours from that catchment? आ गया सभी का आंसर? ठीक है, तो आपके बताया हुआ है कि हाइड्रोग्राफ का अगर हम एरिया निकाल देते हैं तो क्यू डी टी, इंटीग्रल क्यू डी टी आपको क्या दे देगा? वॉल्यूम दे देगा। तो ये देगा हाफ इंटू क्यू पीक डिस्चार्ज इंटू 35 आवर, इसको आप क्या कर लेना 3600 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये सेकंड में आ जाएगा और ये मीटर क्यूब पर सेकंड में हो गया। ये आपको वॉल्यूम मिल गया। अब ये वॉल्यूम आपको किससे मिल रहा है? तो 1 सेंटीमीटर की बारिश से। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ की वजह से, तो 1 सेंटीमीटर बारिश होने से इतना मिल रहा है, तो ये किसके बराबर होगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा 252 इंटू 10⁻6 और इंटू 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आपका क्या आ गया? पीक डिस्चार्ज आ गया। अब इतना सवाल तो हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक सीधे सीधे बस यही क्यू पीक पूछता था, बट इस बार कितने की वजह से पूछ रखा है? 5 सेंटीमीटर की वजह से। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? लीनियर रिस्पॉन्स। तो 1 सेंटीमीटर की वजह से अगर क्यू है तो 5 की वजह से कितना देगा? 5 क्यू। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 40 आ रही है सॉल्व करने पर, तो 5 की वजह से क्या होगा? 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की वजह से क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। चलिए भैया, अब सिर घूम रहा है बिल्कुल अब। ठीक है, अब आज इतना ही, कल करेंगे। ठीक है, आंखें साथ नहीं दे रही अब करेंगे कल। आज हाइड्रोलॉजी के ईएससी के सारे क्वेश्चन क्रॉप किए, लगभग 400 प्लस पेज मतलब स्लाइड्स हैं। अभी इसमें कितनी है? 194 तो इस पीडीएफ में है, और इतनी ही अभी और बाकी हैं। टोटल शायद 390 है, टोटल 390 है। तो अभी हम लोग 160 तक पहुंच गए। ठीक है, बाकी बचा खुचा जो है वो कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कल भी आपकी क्लास होगी, क्यूआरपी हो या ना हो, या देख लेंगे। आधा क्यूआरपी में निपटा देंगे, आधा आपको अलग से करवा देंगे। ठीक है, और ये यूनिट हाइड्रोग्राफ इस पर ट्रायंगुलर वाले पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए, ट्रायंगुलर वाले पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलिए गुड नाइट। हाँ, कल हाइड्रोलॉजी खत्म हो जाएगी, परसों फिर इरिगेशन, परसों फिर इरिगेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, जाने से पहले मैं थोड़ा सा आगे का आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। अब बेसिकली मतलब आगे की थोड़ी सी प्लानिंग बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे की थोड़ी सी प्लानिंग ये है मेरी कि अब आप क्वेश्चन देखो, जो जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं आप उन्हें साइड में रखते जाओगे। साइड में रखते जाओगे मतलब जैसे मान लो हमारा सोम हो गया, तो सोम हमने जब बहुत अच्छे से कर लिया तो इनको आपने अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप क्या करो, इनकी थ्योरी रिवाइज करो, जो भी फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करो और टेस्ट दो। इसी तरीके से मान लो अगर आप हाइड्रोलॉजी आपका कल हो जाएगा तो आप फिर हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, आप पीडीएफ चाहे देख लेना क्वेश्चंस की जल्दी जल्दी, जो भी आपके सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके, या आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बना लो। अभी भी आपके पास इतना समय है
कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको जो भी क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाले हैं, तो उनको एक साथ लिखते हुए चलो, केवल उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। लेकिन आपने डेली टेस्ट जो है वो जरूर देना है, आपने टेस्ट देना है, ठीक है। अब मान लीजिए हाइड्रोलॉजी के बाद इरिगेशन करेंगे तो हम लोग इरिगेशन के भर भर कर ऐसे ही क्वेश्चंस कर लेंगे। तो फिर आप क्या करोगे, इरिगेशन कंप्लीट हो गया, अब हम इरिगेशन के केवल नोट्स पढ़ेंगे, अलग से इरिगेशन के क्वेश्चन नहीं करने वाले, हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट देंगे। फिर इसी तरीके से मान लो हम लोग हम लोग हाईवे में कर चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं, जो आपको कंप्लीट लग रहा है कि हाँ इसमें काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, उनको खुद से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना छोड़ते जाओ, नोट्स रिवाइज करते जाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनकी थ्योरी के नोट्स बना लो और उनको रिवाइज करते चलो। लेकिन ये टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आपने जरूर देने हैं, ठीक है। और बाद में मैं क्या करूँगा, अभी आज कितनी तारीख है, 19 हो गई, 1 जुलाई से फिर मैं आपका मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस चला दूंगा, ठीक है। 1 जुलाई से हम लोग 100 क्वेश्चन की मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चला लेंगे, हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ईएसई के नहीं होंगे, वो क्वेश्चन या तो गेट के रख लेंगे या सिविल सर्विसेज के रख लेंगे, ठीक है। तो डेली मिक्स क्वेश्चन से अगर हम 15 जुलाई तक के लिए भी ये करते हैं इस सीक्वेंस को, तो 15 एक तरीके से फुल लेंथ टेस्ट आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, टेस्ट दो, नंबर कितने भी आए डजेंट मैटर, जो भी प्रैक्टिस आपको करनी है वो टेस्ट से करना है, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि अब हाइड्रोलॉजी आज, और मैं एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा आपका ईएससी के, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो और हमने इतना कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है, पहले इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है कि मतलब वो फील आ जाएगी कि हाँ यार इतनी चीज़ हमने कर ली, हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो थोड़ा बहुत जिन सब्जेक्ट में हम थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं, कि हम लोग सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, सॉइल, एफएम, इनमें बहुत टाइम देते रहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, बिल्डिंग मटेरियल, ऐसे सब्जेक्ट छोटे छोटे रह जाते हैं। लेकिन खैर इस बार हमने हाईवे को भी खूब अच्छा टाइम दिया है, सर्वे भी हमने खूब किया है, रेलवे का भी हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया, रेलवे में भी हमने खूब टाइम दिया है, ओसीएफ भी हमने बहुत किया है, सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी तो आप जानते ही हो हम लोगों ने कितना कितना कर रखा है, ठीक है, कितना कितना कर रखा है। तो टेक्निकल तो है आपके कमांड में, थोड़ा सा नॉन टेक आप और देखो और टेस्ट दो, ठीक है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, कल हाइड्रोलॉजी खत्म करते हैं। कल की क्लास का टाइम मैं सुबह अनाउंस कर दूंगा, कल दिन में भी क्लास हो सकती है आपकी, ठीक है। एक क्लास दिन में रख लेंगे, और या फिर वही रखेंगे शाम में एक क्लास 7 बजे, या इसी शेड्यूल पर रख लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।